Hello everyone, this is day 41 of documentary of my life. Suyash was here और फिर से आज मेरी नींद 1:30-2 बजे खुल गई भाई रात में, जल्दी सोने पे। पता नहीं क्या ही ये नींद है मेरी भाई, कभी कुछ इसका हिसाब ही नहीं है, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता मैं कब सोऊंगा कब उठूँगा। खैर अब उठ गया हूँ तो अभी 3 बज रहा है, 3 सवा 3 हो रहा है। तो अब मेरा प्लान है कि करते हैं भाई मैथ्स का काम, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का काम करते हैं भाई फटाक से ख़त्म, फिर आगे अपडेट करता हूँ मैं। ये देखो, इससे कॉम्बिनेशन ऑफ लिमिट्स का सारा डेटा मैं पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ने की कोशिश करी। लिमिट्स बेसिकली जो कॉम्बिनेशन होता है ना लिमिट्स का किसी भी फंक्शन का, जो लिमिट होता है उनमें कॉम्बिनेशन जैसे कि जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो वो होते क्यों है, इसको मैंने जानने की कोशिश की। तो बेसिकली नोट्स बनाया, उसमें ऐसे लिखा है, इनको किया जाता था कि इन रियल लाइफ चलता है, जो ट्रेन को ऑपरेट करता है, जो क्या बोलते हैं ड्राइवर बोलते हैं, कैप्टन बोलते हैं, ट्रेन के ड्राइवर को क्या बोलते हैं, जो भी ट्रेन चलाता है उसको कैसे पता चलता है कि इतनी दूर से ब्रेक लगाना शुरू कर देना है या फिर इतनी देर ब्रेक छोड़नी है। ट्रेन कभी भी ऐसे नहीं होती ना, गाड़ी की तरह ब्रेक लगाए होते हैं, ब्रेक लगाना छोड़ना ये सब इस तरह से ट्रेन रुकती है धीरे धीरे। तो कैसे उसको आइडिया, उसको किसने कैसे बताया ये? तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ लिमिट्स की वजह की मदद से इंजीनियर्स ने ये डेटा पता किया कि रेलवे ट्रैक कितना रेजिस्टेंस देता है एक एक्स स्पीड पे चल रहे ऑब्जेक्ट में, है ना। और उसमें मतलब ट्रेन का वेट भी इंक्लूडेड है, ट्रेन की स्पीड भी इंक्लूडेड है। अब वो वेट और स्पीड के हिसाब से जो रेलवे ट्रैक है वो कितना रेजिस्टेंस देता है ट्रेन, उसकी एक लिमिट की वैल्यू होगी, ठीक है। और ट्रेन के जो ब्रेक्स हैं वो जो फ्रिक्शन लगा रहे हैं ट्रेन के व्हील्स पर, उससे फ्रिक्शन मेरे ख्याल से तो मैग्नेटिक सिस्टम होता है ट्रेन का, बट वो कितनी एफिशिएंसी लगा रहे हैं, वो कितनी एफिशिएंसी है उन ब्रेक्स की, उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होगी। फिर वहाँ से डेटा कैलकुलेट करके एक ग्राफ बना करके देन दे अप्रोच टू अ वैल्यू कि अच्छा इस तरीके से इस इतनी दूरी पर और इतने टाइम के लिए ब्रेक लगाए जाएंगे, तो फिर वो ट्रेन जो है एग्जैक्ट उस स्टेशन पे जाकर के रुक जाएगी। तो अलग अलग लाइफ के जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी चीज़ें जिससे भी डील करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, लोड हैंडल लिमिट कहाँ पे यूज़ होती है, जहाँ पर भी लोड हैंडलिंग की बात होती है, ठीक है। और जहाँ पर भी कुछ ऐसी बात होती है कि किस लेवल तक हमें कोई चीज़ पता करनी है, पीक वैल्यू किसी चीज़ की पता करनी है, वहाँ पर लिमिट्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में थोड़ा सा पढ़ रहा था। सो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मैंने कर लिया काम, इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स वगैरह थे तो वो देख लिए, और असाइनमेंट दी थी यार। इलेक्ट्रॉनिक्स में ना रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जो असाइनमेंट्स हैं वो मेरे सारे ही ख़राब जा रहे हैं, बहुत ख़राब लग रहा है यार। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सारे असाइनमेंट मेरे ख़राब जा रहे हैं, बहुत एकदम ज़ीरो मिल रहे हैं भाई मुझे। तो प्रैक्टिस करूँगा, एक्चुअली मैंने उसके लिए बनाई है एक प्रैक्टिस
मुझे उसका भी रखना पड़ेगा, मल्टीपल सेशंस हो जाएंगे। पर हाँ अच्छी चीज़ है, ज़्यादा नहीं मतलब 2-2 3-3 सवाल भी सॉल्व करूँगा हर एक टॉपिक से तो बहुत इजीली हो जाएगा वो। इंटरनेट पे पहले थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ मिलेंगे वो टॉपिक्स अच्छे से, क्वेश्चंस अच्छे वाले, है ना। वरना एक डाउट सेशन में तो मैं फिर से क्लियर करूँगा ही भाई क्या परेशानी हो रही है इसमें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही है भाई इस वाले फिज़िक्स में। इससे पहले फिज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे नंबर आते थे भाई मेरे असाइनमेंट्स में। खैर ये तो प्रैक्टिस असाइनमेंट है, बट जो फाइनल टेस्ट होगा उसमें तो मैं अच्छा कर लूँगा एटलीस्ट। ओके सो मैंने अभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का थोड़ा काम किया है। एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के वीक 4 वाले लेक्चर सारे हो गए हैं, उसमें उतना कुछ था नहीं। अब केवल असाइनमेंट्स बची हैं, बट असाइनमेंट्स जो कुछ भी हैं वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। और प्रोग्रामिंग तो मैं सी प्रोग्रामिंग अभी सीख ही रहा हूँ, तो वो जब हो जाएगा तो मैं वो असाइनमेंट्स भी कर लूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक बार अच्छे से सारी चीज़ें सीख लूँ, फिर खुद से ही करूँ रैदर देन बार बार गूगल की हेल्प लेने के। तो इसलिए मैंने नोट्स वगैरह थोड़े से रिवाइज़ कर लिए हैं। तो मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर सबसे पहला वीक 1 पे शुरू हुआ था, उसके बारे में थोड़ा पढ़ा। मेमोरीज, रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी कैसे वर्क कर दिया, कैशे हिट, कैशे मिस क्या होता है, ठीक है। कैशे के 3 लेवल्स जैसे कि 1 2 3 होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा किस तरह से पूरा सर्किट वर्क करता है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, इन सब के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा। अब मैं सोच रहा हूँ, अब मैं राइटिंग का काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ये तीनों कर लिए, और अब मैं ऐसे ही करूँगा कि मैं फटाफट ये तीनों ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। इंग्लिश वाला जो है ना वो मैं खाना खाते हुए इंग्लिश को पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। खाना खाते हुए इंग्लिश कर लूँगा, क्योंकि उसमें इंग्लिश में ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है, देखना होता है ज़्यादातर बैठ करके, मोस्ट ऑफ द टाइम और सुनना होता है ध्यान से। तो वो वाला काम मैं वैसे करूँगा। उसके अलावा मैं टाइम बचा करके, अब जो टाइम है जैसे अभी 6:15 हो रहा है, सुबह के 6:15 हो रहे हैं, और अब मेरे पास टाइम है काफ़ी सारा एक्चुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लेक्चर्स देखना और उस पर नोट्स बनाना, उसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता भी नहीं है। फ़ायदा होगा जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैथमेटिक्स का और कंप्यूटर जो है उसके सी प्रोग्रामिंग के। और फिर मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके फिर जो आएगा उसका एनालिसिस। तो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्विंग और क्वेश्चन एनालिसिस पे ही ज़्यादा टाइम दूँगा मैं, जो भी गलत हुए, जो भी उन पे, क्योंकि वही हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, राइट। सो अब फिलहाल मैं राइटिंग का काम करता हूँ। तो मैंने राइटिंग का काम किया, ठीक है। चाय वगैरह पी ली है, थोड़ा सा फ्रेश हो गया है माइंड सेट। अब मैं जा रहा हूँ डाउट्स के अपने काम करने, ठीक है। थोड़ा डाउट वगैरह क्लियर करूँगा, डाउट जो क्वेश्चन गलत हुए तो उस पर काम करेंगे, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी अभी कर लेता हूँ इसके जस्ट बाद, क्योंकि डाउट इतने ज़्यादा हैं नहीं, आई थिंक 2-3 डाउट्स हैं। उसके बाद मैं जो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के और एक आई थिंक लिमिट और कॉन्टीन्यूटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, 4-4 5-5 क्वेश्चंस कर लेता हूँ दोनों टॉपिक से। आई थिंक डेली के 4-4 5-5 क्वेश्चंस आर वेरी इनफ, फिर धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के भी और लिमिट्स वगैरह के भी। थोड़े लिमिट्स वगैरह के अच्छे हो रहे हैं। लिमिट में मैंने अभी एल हॉस्पिटल रूल, जिसको एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, किया। एल हॉस्पिटल रूल बेसिकली क्या होता है कि किसी भी फंक्शन में जब हम लिमिट लगाते हैं, उसकी लिमिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कभी कभार उस फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू होती है वो इनडिटर्मिनेट आ जाती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि 0/0 के फॉर्म में आ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू 0 है। बेसिकली 0/0 का मतलब 3 मतलब हो सकते हैं 0/0 के। एक तो हो सकता है वो कि किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 आएगी, उस हिसाब से 1 होगा आंसर, ठीक है। किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करोगे अगर, तो उसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी आएगी। तो उस तरह से देखा जाए तो इन्फिनिटी भी हो सकता है आंसर। और अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू जो है 0 आएगी, तो इस हिसाब से 0। तो 0, 1 और इन्फिनिटी, ये तीनों आंसर हो सकते हैं। तो ये तो सही चीज़ नहीं है, इसी को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको सॉल्व, इसका मतलब ये है कि 0/0 के फॉर्म में है, इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है आपको कोई फंक्शन, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा और डिग इन करना पड़ेगा उस फंक्शन को, थोड़ा सा और
या तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा या तो एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा, ताकि फंक्शन की एक ऐसी फॉर्म बन जाए जहाँ से आप उस लिमिट को अप्लाई कर पाओ और फिर आपको सही वैल्यू मिल जाए। ठीक है, एल हॉपिटल रूल में बेसिकली क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डेरिवेटिव निकालते हैं, तब तक निकालते रहते हैं जब तक उस बेसिकली शुरू के एक पहले और दूसरे स्टेप में ही आंसर आ जाता है। डेरिवेटिव करने के बाद आप जब लिमिट की वैल्यू अप्लाई करते हो, एक्स की वैल्यू अप्लाई करते हो, तो आपको लिमिट पता चल जाती है। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में अगर है तो ये लिमिट में देखा। उसके अलावा रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम में तो देखो अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ ही रही है, कन्फ्यूजन है भाई देखो इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी सी। ठीक है, बट अभी मुझे एक बहुत अच्छी बुक पता चली है, प्रैक्टिस मैंने की है खुद में, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ कहीं कहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है। बट अभी एक बहुत सी मैंने बुक पता करी है, ये देखो क्या नाम है इसका, नाम देखो बहुत बड़ा नाम है भाई, राइटर्स के नाम पे है, फिजिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस PDF मिल गया सर, 8th एडिशन। ये दिखेगा इसमें ऐसे उल्टा दिखेगा, इंजीनियरिंग विलियम एच जूनियर, जैके कैमरली एंड स्टीवन एम डर्बिन की। तो बहुत सही बुक लग रही है मुझे, तो मैं इसको पढ़ूँगा भाई, अच्छी बुक लग रही है ये। तो ये किया है बेसिकली अभी मैंने। अब इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, काफ़ी कुछ कर लिया है। इसके बाद अगला मेरा टास्क होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना, तो उसका करेंगे। मौसम भाई इतना मस्त हो रहा है यार, क्या बताऊँ, मौसम की तो क्या ही बात हो जाए। अरे मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ यार, अब तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। देखते हैं, बताता हूँ क्या, देखते हैं बताता हूँ। इको की थोड़ी पढ़ाई करी अभी, उसमें मैंने थोड़ा बहुत पॉवर्टी मेजरमेंट्स के बारे में, कैसे मेजर की जाती है वो सब किया, पढ़ा। मतलब जितनी भी कमीशंस जो भी बने पॉवर्टी PLB को बनाने के लिए, अलग अलग कमिटीज़ जो भी बनी, तो उसमें सारी मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग बिफोर इंडिपेंडेंस, दादा भाई नायरोजी टू नेशनल प्लानिंग कमेटी टू बॉम्बे प्लान, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में दांडेगरन रथ कमेटी, YK अलग कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, एंड देन सुरेश तेंदुलकर कमेटी, फिर सुरेश तेंदुलकर कमेटी की कंट्रोवर्सी 2008 में हुई थी। उसके बाद जो SECC के रूल्स, SECC का सेंसस किस तरह से होता है, उसके बारे में पढ़ाई करी। जो रंगराजन कमेटी आई थी उसमें फिर किन किन चीज़ों के बेसिस पे, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बेसिस पे, नॉर्मेटिव बिहेवियर के बेसिस पे जजमेंट हुआ। ठीक है, फिर दोबारा सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई, ये भी पता चला। SECC में जो MORD, MOHUA, MOHA, इन सब RG जो रजिस्ट्रार जनरल एंड देन सेंसस कमिश्नर, इनका क्या रोल होता है उसके बारे में पढ़ाई करी। और फिर ये सब पढ़ाई करने के बाद मेरे लैपटॉप की चार्जिंग ख़त्म हो गई, तो मैंने रख दिया अभी बंद करके। थोड़ी सी इको पे थोड़ा सा कुछ मैंने नोटिस किया, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सीन ये है ना कि भूलने के चांसेस हैं काफ़ी, कि आप जो भी पढ़ रहे हो, और क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने को। इको की पढ़ाई ऐसी है कि इसमें आप पढ़ते ही रहो, बस कुछ कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो हर बार जब नोट्स रिवाइज करो ना, तो एक नई चीज़ पता चलती है, तो उसको याद रखने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, या तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू, या तो किसी तरीके से कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मेरा है कि मैं जल्द से जल्द रिवाइज करूं, ताकि मैं दोबारा से जो लेक्चर्स हैं शिवन सर के, वो दोबारा से कंटिन्यू कर पाऊँ। बहुत टाइम हो गया लेक्चर्स बंद पड़े हैं। अभी पॉवर्टी का रिवीजन है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह का रिवीजन है, उसके बाद लेबर लॉस का रिवीजन है, उसके बाद मैं उस लेवल पे आऊँगा कि अब आगे के लेक्चर्स देखने हैं मुझे। खैर अभी जहाँ भी मैंने छोड़ा था वो लेबर लॉस वाला ही टॉपिक था, तो उसको फटाफट खींचना पड़ेगा, काफ़ी बचा है अभी। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा फिर से खाना खाना है मुझे,
तो अभी मैं थोड़ा सा गिटार प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तब तक चाय बन रही है। फिर चाय पीते पीते मैं चाय और खाना भी नहीं खाया मैंने, कितना बज रहा है, 4:30 बज गया यार, खाना ही नहीं खाया। तो खाते खाते मैं इंग्लिश का काम जितना होगा वो कर लूँगा ख़त्म, ठीक है, जितना हो सकता है खाना खाते हुए। फिर आगे देखते हैं क्या करना है। सो राइट नाउ आई एम इंग्लिश लेक्चर और चाय नाश्ता करके टीवी चल रहा है। और इसमें भी मैं वीक 4 का काम ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँ, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ फिर से कोडिंग करने बैठ जाऊँ, या तो कोडिंग मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। फ्रेश वगैरह होकर के नहा धो करके फिर एक कोडिंग का फिटिंग कोडिंग की एक मार लेता हूँ छोटी सी, हो जाएगा। अगर फटाफट मैं कोशिश करूँ कंप्लीट करने की तो हो जाएगा, ट्राई करते हैं। तो अभी मैं ये रेनबो स्क्रैच जो है स्पाइडरमैन का इसका काम कर रहा था, तो ये थोड़ा अच्छा था कंप्लीट, मतलब अभी तो शुरू आज ही शुरू किया है, तो इसका एक थोड़ा सा मैंने तो 3 ताल चल रहा है इसके बाद। तो इसका ओवरऑल मैंने आउटलाइनिंग वगैरह कर ली थी, जब ये रेनबो स्क्रैचिंग हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।